सो हेलो 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 स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सो आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो मैं आज आप लोगों के लेकर आया एक अमेजिंग वीडियो। कुछ टाइम पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा कि मैंने ये इंटर के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस बनाई थी, लाइक कि हाउ आई स्कोर्ड एग्जामिनेशन इन एडवांस अकाउंट्स एंड हाउ आई पास आई फेट टफेस्ट लो एग्जाम पेपर इन सीए इंटरमीडिएट। सो उसके बाद में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास में क्वेरीज आ रही थी कि भैया आपने ग्रुप 1 के अंदर एडवांस अकाउंट रिगार्डिंग हमें स्ट्रेटेजी बता दी है, और है ना कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजी बता दी है किस तरीके से हम उन पेपर की मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे हम उनके अंदर एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं। बट हमारे पास में ग्रुप 1 के अंदर अब एक ही पेपर बच गया जो कि बहुत तबाही वाला पेपर है, जिसका नाम है पेपर नंबर 3 टैक्सेशन। ठीक है, तो हम टैक्सेशन के रिगार्डिंग मतलब कि क्या ऐसी प्रिपरेशन करेंगे जिससे कि हमारा टैक्स का पेपर इंडिविजुअली पास हो जाए और उसके कारण हमारे जो एग्रीगेट है वो कहाँ पर भी नहीं रुके और एग्रीगेट हमारा 150 क्रॉस करके हमारा ग्रुप 1 आराम से क्लियर हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग मैं आज आपके पास में स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। देखो ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड होने वाली है, तो जिस बच्चे को जनरली टैक्सेशन की स्ट्रेटेजी जाननी है या एग्जामिनेशन स्कोर करना है उसके लिए ही ये वीडियो होने वाली है। यदि आप सोचो कि 1-2 मिनट या 3-4 मिनट के अंदर मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ बता दूं तो वो चीजें नहीं होने वाली। यहाँ पे मैं एक बार डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ कि टैक्स के रिगार्डिंग आपको डे 1 से लेकर एग्जाम डे तक कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके रिगार्डिंग अपन डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन होगा, और यदि आप इस वीडियो को देखते हो और इसकी जो पॉइंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हो आपके प्रिपरेशन के अंदर तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो देखो जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो पेपर नंबर 3 है सीए इंटरमीडिएट के अंदर टैक्सेशन, उसके अंदर हमारे पास में 2 पार्ट है, एक तो डायरेक्ट टैक्स हो गया और एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास में इनकम टैक्स आ जाता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर हमारे पास में जीएसटी आ जाता है। दोनों ही 50-50 मार्क्स के हैं होते हैं। ठीक है, और 15 मार्क्स के दोनों ईच के अंदर है ना एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास में, और 35 मार्क्स के हमारे पास में डिस्क्रिप्टिव आता है। ऐसे करके हमारे पास में 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आता है, जिसमें अपन 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इंटरमीडिएट टैक्सेशन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो इनकम टैक्स और दूसरा होता है जीएसटी। और यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रुप 1 के जो आप सब्जेक्ट देखोगे लाइक एडवांस अकाउंट हो गई, लो हो गई, तो उन दोनों के कंपैरिजन के अंदर हमें टैक्सेशन के अंदर ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये जो टैक्सेशन का जो पेपर है, टैक्सेशन की जो सब्जेक्ट है, ये हमसे थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड मतलब मांगती है। ठीक है, और आपने यदि मेजर रीजन देखा होगा कि सीए इंटर के अंदर जो ग्रुप 1 होता है उसके अंदर जो मेजरली जो बच्चे फेल होते हैं वो उसका कारण होता है पेपर नंबर 3 टैक्सेशन, क्योंकि उनको टैक्सेशन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो वही प्रॉब्लम स्टूडेंट को नहीं है और अपन एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना ले, तो वही अपन आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास में कि आपको जब टैक्सेशन की जब आप क्लासेस ले रहे हो, जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो वहां पर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है वो लॉन्ग टाइम में रिटेन रहे, याद रहे, और जिससे कि आप है ना एग्जाम टाइम पर वो चीजें याद करके आप अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट करके आप अभी जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कर पाओ। तो अपनी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो जब भी आप है ना क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो या कंसेप्ट को समझ रहे हो या आप लेक्चर्स ले रहे हो ना, तब अपने आप को आप एक नॉर्मल स्टूडेंट ना मानने की जगह आप अपने आप को एक है ना टैक्स प्रैक्टिशनर मानो या एक प्रॉपर सीए मानो, जिसके पास में क्या क्लाइंट आ रहा है और क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है कि सर मेरी है ना सैलरी इतनी है, मेरे को इतनी पेंशन मिलती है, मेरे को इतनी लीव्स मिलती है, तो क्या होगा मेरे को है ना जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो मिलता है, तो आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितना मेरे को डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, मेरा टीडीएस इतना कट रहा है। तो यदि आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को आप है ना एज ए क्लाइंट मानोगे ना कि क्लाइंट की मेरे पास में प्रॉब्लम आ रही है, और आप एक प्रॉपर चार्टेड अकाउंटेंट हो, आप एक प्रॉपर है ना टैक्स प्रैक्टिशनर हो जिसके पास में क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, और फिर आप उस माइंडसेट से यदि सोचते हो कि यार मेरे क्लाइंट के पास में इतना कैपिटल गेन हुआ है तो अब मेरे को किस तरीके से इसका ना टैक्स कैलकुलेट करना है, जब आप इस तरीके की अप्रोच रखोगे ना आपकी जब लेक्चर्स ले रहे हो तब, और आप जब रिवीजन कर रहे हो तब आपके लिए ना बहुत सारी चीजें इजी हो जाएगी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मिलने के लिए ना। उस टाइम पर आपको क्या हुआ, जो आपके कंसेप्ट है उसकी क्लियरिटी बहुत अच्छे लेवल पे मिलेगी और आपके जो क्वेश्चन है वो आराम से आपके सोल्व हो पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप जब भी लेक्चर्स ले रहे हो आपकी टैक्सेशन के, या आप जब भी रिवीजन में कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन को क्या ट्रीट करना है कि ये मेरा क्लाइंट है और ये क्लाइंट की मेरे पास में प्रॉब्लम आई है, और खुद को क्या ट्रीट करना है, एक प्रॉपर चार्टेड अकाउंटेंट ट्रीट करना है, जिससे कि आप ये समझ सको कि हाँ मेरे पास में मेरे क्लाइंट की प्रॉब्लम लेके आए तो अब मुझे इस प्रॉब्लम से कैसे डील करनी है। यदि आप इस तरीके की अप्रोच रखोगे तो ये आपको काफी हेल्प करने वाला है टैक्सेशन की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया।
सेकंड पॉइंट आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि 100% सिलेबस पे फोकस करते हैं टैक्सेशन के अंदर। और टैक्सेशन का जो सिलेबस है 100% बहुत वास्ट है, आप सबको भी पता है। टैक्सेशन का इतना बड़ा सिलेबस है कि उसको एक ना ग्रुप अपन यदि अलग से भी कर देना तो भी मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तीन इसी एंड के अंदर 3 ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। इतना बड़ा सिलेबस है टैक्सेशन का। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं 100% सिलेबस पे फोकस करते हैं। अब 100% सिलेबस उनसे हो पाता नहीं है, और उसके कारण क्या होता है जो टॉपिक या जो चैप्टर्स उनको बहुत अच्छे से आते हैं, अच्छे से नहीं कर पाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि अब यदि आपसे 100% सिलेबस हो रहा है तो अच्छी बात है, आप 100% करो सिलेबस, ठीक है। बट यदि आपसे 100% सिलेबस नहीं हो रहा है टैक्सेशन के अंदर, तो अब 80 से 90% सिलेबस करो। और उसके अंदर मेजर फोकस आपको कहाँ पर होना चाहिए, 80 से 90% सिलेबस में। अब उसमें कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं जो आपको बहुत सारे चैप्टर अच्छे लगते हैं, जो चैप्टर्स आप इंक्लूड कर सकते हो। ऐसे चैप्टर जो कि आपको मतलब भी पता है कि ये एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं, ऐसे स्कोरिंग चैप्टर या फ्रीक्वेंटली अटेम्प्ट के अंदर वो चैप्टर्स आती हैं, तो वैसे चैप्टर्स आपके 80 to 90% के अंदर होने चाहिए। और उन पे आपको मेजर फोकस होना चाहिए। उन क्वेश्चंस की आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, जो आप 80 से 90% जो सिलेबस आप चूज करने वाले ना, उनकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए कि पेपर उनके अंदर से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए और कहां से भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। इतनी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी वो उस 80 to 90% सिलेबस के अंदर। तो आपका मेजर फोकस 100% सिलेबस में नहीं होना चाहिए, 80 to 90% सिलेबस पर होना चाहिए। लिमिटेड जो चैप्टर्स होते हैं उन पे रखो, लाइक जैसे कि वो चैप्टर्स आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकते हैं, बट मैं कुछ चैप्टर्स बता देता हूँ। लाइक जैसे कि क्लबिंग हो गया, सिंपल चैप्टर, सेट ऑफ चैप्टर हो गया, एचपी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, कैपिटल गेन हो गया, रिटर्न वाला चैप्टर हो गया, डीटी में भी, आईडीटी में भी, टीडीएस टीसीएस हो गया, डीटी और आईडीटी में भी, वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर हो गया, टीओएस चैप्टर हो गया, एग्जाम्पशन वाला चैप्टर हो गया, एक्सेट्रा। तो ऐसे जो भी चैप्टर्स आपको लगते हैं यार चाहिए चैप्टर में कोई इजी लगते हैं, और ऐसे चैप्टर जो कि है ना पेपर के अंदर आते ही आते हैं, ये स्कोरिंग है या हर फ्रीक्वेंट अटेम्प्ट में आता है, तो उन सारे चैप्टर्स का एक कॉम्बिनेशन बना के आप 80 to 90% सिलेबस में कवर करो। और उसके अंदर इस तरीके से प्रिपरेशन कर लो, इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लो कि क्वेश्चन कहां से भी आ जाए आप कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है ना 40+ मार्क्स का जो क्राइटेरिया होता है, जो कि हमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होने के लिए चाहिए था, वो आपसे आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जो कि मैंने खुद की प्रिपरेशन के अंदर भी फॉलो करा था, कि आप है ना क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाते हैं खुद की प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए, लास्ट 1.5 डे के लिए, कि लाइक एडवांस अकाउंट्स मेरे को ऐसे पढ़नी है, लो का मेरा ये अप्रोच रहने वाला, टैक्स का ऐसा अप्रोच रहने वाला है, कॉस्टिंग ऑडिट या एफएमएसएम का ऐसे अप्रोच रहने वाले। वो बहुत अच्छी बात है, हर एक स्टूडेंट को वो चीज करनी चाहिए। बट मैं एक चीज और बोलता हूँ कि टैक्सेशन के अंदर आपको ना चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी भी बनानी चाहिए। जैसे भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आपको ये पता लग जाता है कि यार रिवीजन करते वक्त है ना मैं इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ूंगा ना तो मेरे को ज्यादा हेल्प मिलेगी और टाइम भी कम लगेगा, तो वो चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आप क्या करना, जब भी आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो कंप्लीट होने के बाद में आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, इस चैप्टर को मैं कैसे अच्छे से रिवीजन कर सकता हूँ। तो उस टाइम पर उसी की है ना एक स्ट्रेटेजी बना लो, एक पेज लो, एक पेज के अंदर एक एक चैप्टर का नाम लिखो, और जैसे जैसे कंप्लीट होता जा रहा है ना उसके आगे की स्ट्रेटेजी लिख लो। यार इस चैप्टर के अंदर तो मेरे को सिर्फ फॉर्मेट देखना है, या कुछ एडजस्टमेंट देखना है, या इस चैप्टर को तो मेरे को सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से सोल्व करना है, इस चैप्टर के अंदर मेरे को इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखने हैं। तो इस तरीके से करोगे ना तो आपको एक एक चैप्टर की स्ट्रेटेजी बन जाएगी। ये चीज आपको कहाँ पर हेल्प करने वाली है, ये चीज आपको जब भी आप रिवीजन करोगे तब हेल्प करेगी, और लास्ट 1.5 डे होता है जो एग्जाम का, उसके अंदर आपको हेल्प करेगी। तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, जो भी आपके नोट्स होते हैं, जो भी आपके टैक्सेशन के नोट्स होंगे, इनकम टैक्स के और जीएसटी के, वो इतने ज्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए कि जो लास्ट 1.5 डे के अंदर आप उसको कवर ही नहीं कर पाओ। आपको आपकी जो नोट्स है वो आप एज इट इज आपको बुक नहीं छापनी है, ठीक है, बुक प्रिंट नहीं करनी है। वो आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, बिल्कुल आपके जो नोट्स होने वो शॉर्ट और कंसाइज नोट्स होने चाहिए, जो कि आप है ना 1.5 डे के अंदर इजी रिवाइज कर सको, और जब भी आप रिवीजन करो तो आप एक बार रैपिड रिवीजन करने में आपको हेल्प मिल सके। ऐसे नहीं कि आपकी जो नोट्स है वो इतने भरे भरे नोट्स है जिसकी कोई हद नहीं है, और आपको रिवीजन करने के अंदर है ना 3-3, 4-4 दिन लग रहे हैं। तो इतने डिटेल्ड नोट्स नहीं होने चाहिए, शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स होने चाहिए। लाइक जैसे मैं जब मेरे ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने अराउंड 30 to 40 पेज के अंदर है ना पूरा टैक्सेशन खत्म कर दिया था, इंक्लूडिंग जीएसटी, इनकम टैक्स और जीएसटी के मैंने 30 to 40 पेजेस के अंदर है ना सारे शॉर्ट नोट बना लिए थे, जिससे क्या था कि मुझे जब भी रिवाइज करना होता था तो मैं 30 to 40 पेज ही पढ़ता था, और मेरा पूरा टैक्सेशन पेपर नंबर 3 रिवाइज हो जाता था। उसके बाद में मैं डायरेक्ट टैक्स के मतलब टेस्ट दे लेता था, या जो भी नेक्स्ट मेरे को जो भी होता था टारगेट वो मैं अचीव कर लेता था। तो इसलिए आपको क्या करना है कि टैक्सेशन के जो नोट्स हैं वो आपको कैसे होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और कंसाइज होने चाहिए। बस ये मत करना कि ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में कंटेंट कम कर दो, कंटेंट आपको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है।
फिर नेक्स्ट एक डाउट ये भी आता है बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास में कि हमें ना टैक्सेशन के अंदर कितनी बार रिवीजन करनी चाहिए, 1 टाइम करे, 2 टाइम करे, 5 टाइम करे, कितनी बार रिवीजन करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको ना मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन करनी चाहिए। और वो 3 टाइम रिवीजन कब कब हो सकते हैं आपके, मिनिमम। ज्यादा करते तो अच्छी बात है, बट इससे कम रिवीजन करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको कंसेप्ट है ना रिटेन नहीं रहेंगे, बार बार आपको नोट्स खोल के ना आपके ना कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये चीज आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकती है। तो इसलिए मिनिमम आपको 3 रिवीजन तो करनी चाहिए। और वो रिवीजन कब कब होने चाहिए, फर्स्ट रिवीजन तो आपको क्या कब होना चाहिए जब आप लेक्चर्स ले रहे हो, आपकी जब क्लासेस अटेंड करो ना फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट रिवीजन तो तब हो जाना चाहिए। सेकंड रिवीजन आपको कब होना चाहिए, जैसे ही आपके लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं, जैसे आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है ना सारी तब आपको एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। और थर्ड रिवीजन कब होना चाहिए, जब आपके मेन एग्जाम है, जो भी आप अटेम्प्ट किया आपके एग्जाम है, उससे पहले आपको एक बार रैपिड रिवीजन करने की जरूरत होती है। तो तब आपके मतलब मेन एग्जाम से पहले एक बार थर्ड रिवीजन हो जाना चाहिए। तो ऐसे करके आप मिनिमम 3 रिवीजन तो करने ही करने हैं। और इससे ज्यादा करते हो तो वो अच्छी बात है, ठीक है, बट इससे कम मत करना, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सर स्टूडेंट ये बोलते हैं मेरे को कि भैया हम है ना टैक्सेशन के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या करो, जो भी आपने जहां से भी आपने क्लासेस ले रखी है या आपने क्लासेस नहीं ले रखी है, तो कोई भी अच्छी फैकल्टी है उसका एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक होता है। तो उनको एक जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको आप है ना ब्लाइंडली फॉलो करो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन उसके अंदर दे रखे हैं लेटेस्ट अटेम्प्ट का, वो आराम से आप सोल्व करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन बैंक लेना अच्छा सा और उसको अच्छे से स्ट्रिक्टली सोल्व करना है। उसके बाद में मेरे पास में क्वेश्चन आता है कि हमें कितने प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर्स में जो अटेम्प्ट की जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें कितने कितने मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। तो देखो टैक्सेशन के अंदर आप है ना ज्यादा पुराने पेपर सोल्व मत करना। क्यों मत करना, उसके पीछे रीजन ये रहता है कि जैसे टैक्सेशन के अंदर क्या अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो अमेंडमेंट्स आने के कारण क्या होता है, जो आंसर्स के अंदर वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है, आंसर के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करना कि आप है ना प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर मिनिमम लास्ट 4 अटेम्प्ट तक के आप है ना सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि हम टैक्सेशन के अंदर कितनी आरटीपीस, कितनी पुरानी आरटीपीस सोल्व करें। तो आप क्या करना है, लास्ट 3 अटेम्प्ट की आरटीपीस और आपका जो करंट अटेम्प्ट होने वाला है वो आरटीपीस, मतलब टोटल 4 आरटीपीस है, वो आप सोल्व कर लेते हैं, उन क्वेश्चंस देख लेना। और एमटीपीस, फिर क्वेश्चन आता है कि एमटीपीस कितनी सोल्व करनी चाहिए। तो एमटीपी लास्ट अटेम्प्ट की कर लो एक तो, और एक करंट अटेम्प्ट की कर लो। और ये जो एमटीपी है वो आपको कब सोल्व करना है, जब आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है, ठीक है, या आपके पास में ज्यादा टाइम है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको स्किप भी करते हो तो भी कोई इशू नहीं है। या अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसके जो वीडियो बहुत सारी फैकल्टीज है ना वीडियोस डालते हैं सॉल्यूशंस की, तो आप वो वीडियोस भी 1.5x की स्पीड पर देख सकते हो, ठीक है। बट मेजरली क्या है, एक क्वेश्चन बैंक अच्छा सा फॉलो करो, उसके बाद में प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन सोल्व करो और आरटीपीस करो, और उसके बाद में टाइम मिलता है तो एमटीपी करो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टैक्सेशन के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि हमें जब भी हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट बताया कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपको आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना, उसके ऊपर क्या लगा लो, चांद सितारे लगा लो। चांद सितारे मतलब इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। आपको लगता है यार इस क्वेश्चन के अंदर है ना सारे एडजस्टमेंट सेम है, मेरे को बताइए क्वेश्चन सिंपल है मेरे लिए, बट इसमें से 2 एडजस्टमेंट है वो मेरे को थोड़े से टफ लग रहे हैं, वो थोड़ी सी ट्रिकी है, तो उन एडजस्टमेंट को टिक लगा लो। उससे क्या होगा कि आपने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यदि है ना मार्क कर रखे ना, तो आप रिवीजन के अंदर और लास्ट 1.5 डे के अंदर वही पर्टिकुलर क्वेश्चन और पर्टिकुलर एडजस्टमेंट देखोगे, और उससे क्या होगा कि आपका टाइम है वो भी बचेगा, और आपका जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे वो क्वेश्चन को लेकर हो, जैसे वो एडजस्टमेंट को लेकर हो, वो आराम से आपका कवर हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि ओवरऑल आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज आप पूरे चैप्टर करोगे, पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करोगे तो और एडजस्टमेंट करोगे तो वो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, और वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए। तो ये कर सकते हो। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें ना टैक्सेशन में कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। तो आपको मिनिमम 3 मॉक टेस्ट देने चाहिए। यदि आप 3 मॉक टेस्ट देकर जा रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप है ना मेन एग्जाम के अंदर फेल हो सकते हो। तो आपको टेस्ट है ना कितने देने चाहिए, मिनिमम 3 मॉक टेस्ट देने चाहिए। इससे ज्यादा आपको मुझे नहीं लगता टाइम मिल पाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी रहती है, ठीक है। बट यदि इससे ज्यादा टाइम मिलता है तो आप इससे ज्यादा टेस्ट भी दे सकते हो, बट इससे कम मत देना। तो मिनिमम आपको 3 मॉक टेस्ट देने चाहिए। और टेस्ट देने से पता है फायदा क्या होने वाला है तुम्हारे लिए। मॉक टेस्ट देने से हमको 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, जो अपन प्रॉपर फॉर्मेट बना अपन क्या करते हैं रफली जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे एचपी का हो या पीजीबीपी का हो या मतलब आईटीसी के क्वेश्चन हो, तो अपन है ना रफली सोल्व कर लेते हैं, बट हमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग की आदत नहीं होती। जब आप टेस्ट दोगे ना तो वहां पे आपको फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, दिमाग में जोर लगाना पड़ेगा। तो दिमाग में जब जोर डालोगे ना तो वही चीज है कि वहां से आप लर्निंग लोगे, ठीक है। और वो चीज आपको कहाँ पे हेल्प करेगी, आपके मेन एग्जाम के अंदर। तो आपका ना जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं ना वो आपको हेल्प करेंगे राइटिंग
राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर और एक टाइम मैनेजमेंट के अंदर। टाइम मैनेजमेंट में कैसे करेंगे, आपने बहुत बार सुना होगा कि स्टूडेंट से कि पेपर बड़ा लेंथी था, ठीक है, पेपर के अंदर हमें बहुत कम टाइम मिला जितना वो बड़ा पेपर था, ठीक है, 5 घंटे का पेपर 3 घंटे में कैसे करें हम। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना आपके साथ में नहीं है, इसीलिए आप 3 मॉक टेस्ट, 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो, जिससे क्या होगा कि आपको पता है कि पेपर कितना भी बड़ा हो हमें तो 3 घंटे में ही करना है, ठीक है। तो वो 3 घंटे के अंदर जब आप तीन पेपर लिख लोगे, बाकी सब्जेक्ट्स के लिखोगे ना, आदत लग जाएगी किस तरीके से मेरे को लेंथी पेपर को है 3 घंटे के अंदर एनी हाउ कवर करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हम मॉक टेस्ट कौन से टाइम पे देना चाहिए, तो मैं यही बोलूंगा कि स्ट्रिक्टली आपको जो एग्जाम टाइम होता है 2 PM से लेकर 5 PM तक उसी टाइम पर आपका जो मॉक टेस्ट है अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पर मेरे को एग्जाम देना है, तो उससे पहले मैं उसकी प्रिपरेशन कैसे कर लूँ, टेस्ट देकर कर लूँ। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि आपके ध्यान रख सकते हो टैक्सेशन के रिगार्डिंग। तो फिर आती है एक प्रो टिप, ठीक है। प्रो टिप क्या है हमारे पास में, प्रो टिप क्या है कि ये वाली टिप इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये वाला आपने एडवाइस फॉलो कर ली टैक्सेशन के रिगार्डिंग, तो आपके जो 40+ मार्क्स आराम से आएंगे। और आपने अच्छे से एफर्ट्स लगाए हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो आपकी टैक्सेशन के अंदर एग्जम्पशन भी आ सकती है, ठीक है। तो वो कौन सी प्रो टिप है हमारे पास में, क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। टैक्सेशन हमारे को पता है कि मोस्ट ऑफ 95% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसीलिए मैंने आपको ऊपर बताया एक क्वेश्चन पर बैंक अच्छे से फॉलो करो, उसके बाद आरटीपी करो, उसके बाद प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन करो, फिर आपको टाइम मिलता है तो एमटीपी करो। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो आप टैक्सेशन के अंदर आपको यही प्रो टिप रहेगी कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस होने के बाद जितने ज्यादा आप टेस्ट दे सकते हो, मिनिमम 3 तो देने ही देने हैं, बट उससे ज्यादा भी यदि आप टेस्ट दे सकते हो तो टेस्ट दो। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी टैक्सेशन का पेपर पास कराने में और ग्रुप 1 का एग्रीगेट बनाने में। तो इस तरीके से आप ये सारी एडवाइस है वो फॉलो कर सकते हो। एक बार मैं जल्दी से आपको रैपिडली बता देता हूँ कि कौन कौन सी आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए टैक्सेशन के रिगार्डिंग, जिससे कि आपका टैक्सेशन के पेपर के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स है, ठीक है। ये आपकी एग्जम्पशन है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम जब भी क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमें अपने आप को एक प्रॉपर चार्टेड अकाउंटेंट या टैक्स प्रैक्टिशनर मानना है, जहाँ पे हम क्वेश्चन को ये मानेंगे कि क्लाइंट हमारे पास में प्रॉब्लम लेकर आए, तो अब हम किस तरीके से इसको डील करेंगे। ये आपको अप्रोच रखनी है जब आप रिविजन लेक्चर्स ले रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, या आप जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है। सेकंड, आपको 100% सिलेबस पे फोकस नहीं करना है, हो रहा है तो ठीक है, कोई अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80 से 90% सिलेबस इतना अच्छे से करना है कि उसमें से क्वेश्चन कहाँ से भी आ जाए, कितना भी टफ आ जाए हम कर लेंगे, ठीक है। ये आपको माइंडसेट होना चाहिए। उसके बाद में आपको चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी बनानी है, नोट्स आपके शॉर्ट एंड कंसाइज होने चाहिए, मिनिमम आपको 3 टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपको क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है, आरटीपी के क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन करने हैं, एमटीपी यदि आपको बस ज्यादा टाइम मिलता है तो आप एमटीपी के क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एडजस्टमेंट को आपको मार्क करना है आपके रिवीजन के लिए बंद। और आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं, 3 मॉक टेस्ट देने हैं फुल सिलेबस, ठीक है। और आपके पास में प्रो टिप यहाँ पे क्या रहेगी, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो उतनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और उसके बाद जितने ज्यादा आप टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा टेस्ट देना। तो ये सारी आप प्रिपरेशन फॉलो कर सकते हो। तो आप टैक्सेशन के रिगार्डिंग ये सारी एडवाइस मान सकते हो। यदि आप ये सारी एडवाइस को फॉलो करते हो, प्रिपरेशन के अंदर इंप्लीमेंट करते हो, तो ऑब्वियसली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे टैक्सेशन के अंदर, ठीक है। और इससे पहले मैंने ना एडवांस अकाउंट्स की रिगार्डिंग वीडियो डाल रखी है, ठीक है, और आपके लिए कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की स्ट्रेटेजी की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हो, जिससे कि आपको ग्रुप 1 के अंदर जो तीनों सब्जेक्ट है उसकी बेस्ट आपको स्ट्रेटेजी पता लग जाएगी, वो आप फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप ग्रुप 1 के बहुत अच्छा एग्रीगेट बने और आप जिस भी अटेम्प्ट के अंदर आप ग्रुप 1 दे रहे हो वो आराम से निकल जाए, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और आपको फिर भी कोई डाउट रहता है टैक्सेशन के रिगार्डिंग या सीए इंटर के किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, या कोई भी कंफ्यूजन है स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।